साल 2008 नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया और सियासी दलों ने संसद की घोषणा के जरिए लगभग 240 साल पुरानी राजशाही या राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल गया था। लेकिन अब 17 साल बाद काठमांडू की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग उबाल मार रही है। काठमांडू के कुछ हिस्सों में यह आंदोलन इतना हिंसक हुआ है कि 53 पुलिसकर्मी, सशस्त्र पुलिस बल के 22 जवान और 35 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। 14 इमारतों में आग लगा दी गई, 9 इमारतों में तोड़फोड़ हुई, दर्जनों निजी और सरकारी वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। आखिर नेपाल में चल क्या रहा है? इस वीडियो में हम नेपाल में चल रहे संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान की बात करने से पहले नेपाल के इतिहास को थोड़ा समझ लिया जाए। नेपाल ने राजशाही से लेकर एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य तक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। 1951 से पहले यहाँ राजतंत्रीय शासन था और नेपाल पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। 1768 में स्थापित शाह राजवंश ने इस देश को एकजुट किया था। शाह शासन के बाद 1846 से 1951 तक राणा शासन रहा, जिसने वंशानुगत मतलब वंश के अनुसार प्रधानमंत्री शासन की शुरुआत की। उन्होंने राजशाही को भी दरकिनार कर दिया था और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया था और 1951 के बाद लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुए। नेपाली कांग्रेस और राजा त्रिभुवन के समर्थन से 1951 की क्रांति ने राणा शासन को समाप्त कर राजशाही आधारित शासन को बहाल किया। वहीं आगे चलकर राजा महेंद्र ने 1960 में लोकतांत्रिक प्रणाली को भंग कर दिया और पंचायत प्रणाली की शुरुआत की, जो वास्तव में पार्टी विहीन निरंकुश शासन था। इसके बाद नेपाल की राजनीति में और परिवर्तन आया। 1990 के बाद फिर राजनीतिक अस्थिरता ने जन्म लिया और फिर एक जन आंदोलन ने एक बहुदलीय लोकतंत्र के साथ एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। राजशाही को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से माओवादी विद्रोह 1996 से 2006 के बीच सक्रिय रहे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा भड़की। फिर 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने पूर्ण सत्ता संभाली, जिससे विरोध प्रदर्शन हुए जो उनके पतन का कारण भी बना। और अंततः इतने उतार चढ़ाव के बाद 2008 में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और 2015 में एक नए संविधान के साथ एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य की स्थापना हुई। और नेपाल के शासन को आकार देने वाली कई सरकारों और गठबंधन राजनीति के साथ राजनीतिक बदलाव अब तक जारी है। नेपाल की राजनीतिक यात्रा लोकतंत्र, स्थिरता और संघवाद के लिए संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें शासन और विकास को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयास हैं। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि नेपाल में 2008 तक राजतंत्र के साए में शासन चलता रहा और 2008 के बाद राजतंत्र को समाप्त किया गया और दलगत लोकतंत्र की शुरुआत हुई। वर्तमान में नेपाल की राजनीति बहुदलीय प्रणाली के तहत एक गणतांत्रिक ढांचे के अनुसार कार्य कर रही है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। कार्यपालिका शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, जबकि वैधानिक लेजिस्लेटिव पावर संसद में निहित है। साथ ही वर्तमान में नेपाल के 2 प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हैं। इस प्रकार 2008 के बाद नेपाल संवैधानिक राजतंत्र से संवैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ और 2008 से राजनीतिक उथल पुथल के साथ नेपाल की शासन व्यवस्था दुनिया के अन्य देशों के समान ही चल रही थी। लेकिन अब 2025 में काठमांडू में राजतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव ने राजा और राजतंत्र को नेपाल की राजनीति में केंद्र में ला दिया है। यह आंदोलन पुराने राजतंत्र को बहाल करने का प्रयास मात्र है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माओवादियों के 10 साल के जनयुद्ध और मुख्य राजनीतिक पार्टियों के जन आंदोलन के बाद बनी पहली संविधान सभा ने देश को गणतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन इस सियासी बदलाव के बावजूद नेपाली समाज में राजा के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ था। जब पहली संविधान सभा नेपाल का संविधान बनाने में असफल रही और 2013 में दूसरी संविधान सभा का गठन हुआ, तो नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी जैसे
सभी राजनीतिक दल लगभग एक समान एजेंडे को लेकर चल रहे थे, लेकिन राजा समर्थक राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी का चुनावी एजेंडा अलग था। वह हिंदू राष्ट्र, संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक शासन का झंडा उठाए चल रही थी। उस चुनाव में उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन में कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन समानुपातिक प्रणाली में उसके 25 प्रत्याशी संविधान सभा में पहुंच गए थे। लेकिन 2017 में संविधान लागू होने के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई और उसे केवल 2% मत मिले। यह मत प्रतिशत 2022 में बढ़कर 6% हो गया था। इसके बाद राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी में विभाजन भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी यह पार्टी आज भी काफी प्रभावशाली है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर संवैधानिक लोकतंत्र को छोड़कर कुछ लोग राजतंत्र की बहाली क्यों चाहते हैं। दरअसल राजा के प्रति सहानुभूति उभरने का प्रमुख कारण नेपाल के राजनीतिक दलों के बीच सिद्धांत के प्रति स्पर्धा और सत्ता के प्रति सभी दलों की बहुत ज्यादा दीवानगी है। 2008 से 2025 के 17 सालों में यहाँ 11 सरकारें बन चुकी हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कोई भी सरकार 1.5 साल के औसत कार्यकाल की रही। 3 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, माओवादी और एमआरए आपस में कुर्सी दौड़ में इतना अधिक व्यस्त रहे कि जनता के प्रति उनका कोई ध्यान नहीं रहा। केंद्र की अस्थिरता का प्रभाव राज्यों पर भी पड़ा और यहाँ भी सरकारें केंद्र के साथ ही बनती बिगड़ती रहीं। इतनी अधिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनता का, विशेष तौर पर मध्यम वर्ग का, इन राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के तौर पर एक राजनीतिक दल का उदय हुआ। अपने जन्म के 6 माह में ही इसने चुनाव में अपनी असरदार मौजूदगी दर्ज करा दी। इस पार्टी के नेता को उप प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दिया। इस पार्टी को मध्यम वर्ग के अलावा विदेशों में रहने वाले नेपालियों का समर्थन भी हासिल था। इस तरह से राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के संघर्ष ने जनता के हित को दरकिनार कर दिया, जिससे जनता का इस सिस्टम से मोहभंग होने लगा है। बहरहाल नेपाल के अंदर राजा के समर्थन और विरोध में दलों और संगठनों के बीच मोर्चाबंदी होने लगी है। राजा समर्थक दल नवीन समझदारी नाम से एकत्रित होने लगे हैं, तो विरोधी समाजवादी फ्रंट के तहत एकजुट हो रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड इसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कमजोर नेतृत्व के कारण ही राजा को सहानुभूति मिली है। खैर, यह मामला अभी शांत होने वाला नहीं है और भविष्य में यही मुद्दा नेपाल की राजनीति में केंद्र में रहने वाला है।